बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मंडे का दिन है, कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़ा इंजॉय किया होगा, क्योंकि इस वीकेंड में 14 अगस्त जो है जश्न आज़ादी वो मनाया गया और बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय किया सब लोगों ने। और सबसे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि सारे लोग जो हैं वो अपने वतन से प्यार करते हैं और उन्होंने इस चीज़ का बड़े अच्छे से इजहार भी किया। सेकेंडली, माजरत, जिस तरह चीज़ें हम लोग चाह रहे थे ना कि एक कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ये हमारा मुल्क है, इससे हम हैं, तो इससे जो प्यार और मोहब्बत है वो आपका वालेहाना होना चाहिए। भरपूर तरीके से आपने एक दूसरे के साथ जो इस एक दिन में आप सेलिब्रेट करते हैं वो आपका हर दिन जो है वो इसी तरह होना चाहिए कि अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वाजिद रजा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी खिजरा आरिफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे, वाजिद से बात करेंगे कि खुद से सोचें वरना पीछे रह जाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, कि किस तरह हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, अपनी सोच के हवाले से किस तरह आज़ाद कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। इस हवाले से बात करेंगे। सेकेंडली, हमारी खिजरा से बात होगी कि हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में ना शादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हम सब लोगों का होता है कि स्पेशल बेटियाँ हों या बेटे हों उनकी शादी में, लेकिन जो ख़वातीन बेवा होती हैं या डाइवोर्स्ड होती हैं उनको उनके राइट्स क्यों नहीं मिलते? हमारा मुआशरा उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता उस तरीके से कि जिस तरह जो है बाकी ख़वातीन को किया जाता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती है, उनको शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस हवाले से बात करेंगे। और सेकेंडली आपको बता दूं कि आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत कलर है। ये है जी जनाब नैन बाय अरूज का। आप जा सकते हैं उनकी बुटीक पर विजिट कर सकते हैं। नैन बाय अरूज के नाम से समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, तो लाजमी विजिट करें। अच्छा जी, क्या हाल चाल है वाजिद? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी आपने जश्न आज़ादी जो है वो किस तरह मनाया? हाँ, काफी टाइम के बाद मैंने एंजॉय किया इसको। अच्छा। कल का दिन एंजॉय किया था क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, और जाहिर बात है कि छोटे बच्चों ने ही अब तैयारियां करनी होती हैं, सारी की सारी झंडियां भी लगानी है, बाहर भी जाना है, आउटिंग भी करनी है, और ड्रेसेस का जो है खास कल ऐसे हाँ, सबने जो है वो व्हाइट ड्रेस और किसी ने ग्रीन दुपट्टा, और सिर्फ बच्चों में स्पेशली बहुत ज्यादा है पेंटिंग की हुई होती है मुंह के ऊपर, और बड़ा तो कल का दिन वाकई एंजॉय किया काफी अरसे के बाद। सही। अच्छा, आपसे भी जानते हैं आपका कल का दिन कैसा गुजरा? मेरा बहुत अच्छा। कल हम थोड़ा आउटिंग पे गए, तो असल में जश्न आज़ादी का मतलब होता है सिर्फ बाजे बजाना। अच्छा, ये तो अच्छा ये वो एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा फर्स्ट किस्म का एक्सपीरियंस होता है, जो है ना जश्न आज़ादी मनाया नहीं जाता। बिल्कुल ये लाजमी है। सिर्फ बाजे बजाना जो है ना ये हमारा मेन एम होता है कि हमने अगर आज़ादी मनानी है तो जब तक बाजे नहीं बजाएंगे पता कैसे चलेगा कि हम आज़ाद हुए, किस तरह मना रहे हैं जश्न आज़ादी। तो वैसे बाकी ओवरऑल जो देखने को एक चीज मिली है, हर साल हम ये चीज देखते हैं कि हमारे अंदर एक जोश होता है, हम अपने पर खर्च करते हैं, चीजें लगाते हैं, हम एक वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर से चीज निकलती है। जब हम अपने तराने सुनते हैं, हम अपने मेरे नगमे सुनते हैं, तो हमारे अंदर खुद एक जोश डेवलप होता है, वो चीज आती है। तो वो मैंने कल बड़ी महसूस की। कल बल्कि मैं जब हम लोग गए से आउटिंग पे, तो वहाँ पे वापसी पे हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो अपने उन्होंने स्पीकर्स और चीजें रखी हुई थी अपने इसमें कार्स में, और डिफरेंट जो है ना उन्होंने छोटी सी चीजें जो है वो उन्होंने सजा के रखी हुई थी, अपनी कार सजाई हुई थी, तो बड़ा जबरदस्त उसका एक माहौल बना हुआ था, परचम के साथ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना, फैमिली टू फैमिली बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ। मैंने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है। ये तो जिस तरह का टेंशन वाला माहौल चल रहा है उसमें एक किस्म की खुशी जो है वो आती है, तो बंदे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह वाजिद हम लोग अपनी सोच के हवाले से बात करें कि खुद से सोचें, खुद से कैसे सोचें, ये जरा बताएं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके हवाले से जितनी भी इस पर डिस्कशन की जाए ना वो कम है। वैसे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रोही का कि हर दफ़ा एक नया टॉपिक, और वो जो बड़े
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, डेली कोई इस तरह का टॉपिक होता है कि जिस पर बात की जा रही होती है, ताकि सारा दिन लोगों का उस हवाले से सुनने के बाद अच्छा गुजरता है। तो खुद से सोचना आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक स्टेटमेंट जो है वो सुन रहे हैं कि क्या हम कोई गुलाम है, ठीक, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हैं। रीज़न क्या है इसमें, यह है कि 70% हमारे ऊपर ना एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे घर से स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी एक छोटा स्टूडेंट है, कोई भी एक फैमिली मेम्बर है, उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी थिंकिंग को हम लोग कहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। स्कूल में अगर हम लोग बात करते हैं और एक बच्चा सवाल करता है तो टीचर उसको स्नब करता है, खामोश, ठीक है, तो वो पहला उसको स्टॉप वहाँ पे लग गया। तो अब वो जब आप उसको सवाल ही नहीं करने दे रहे, बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा। घर में ठीक है हम लोग टेंशन में होते हैं और बच्चा जब सवाल करने लगता है तो हम कहते हैं कि खामोश हो जाओ, ठीक है, कहीं पे कोई बड़ों की डिस्कशन हो रही है तो हम कहते हैं कि ये खामोश हो जाए। तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग खुद ही बच्चों की या एक दूसरे की जो थिंकिंग है ना उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो हमारी फैमिली है, वो हमारे गैजेट्स हैं, वो हमारे ऑफिस के मामलात हैं, वो हमारे बाहर के मामलात हैं कि जो इन तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि खुद से सोचना कैसे है। तो एक जुमला हमें बहुत सुनने को मिलता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो वाकई, ये तो हम लोगों का एक यूं समझ लेना कि लाजमी जूस है। हालांकि हम इतना टाइम अपने सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं, अपने गैजेट्स की स्क्रीन को स्क्रॉल भी कर रहे हैं, हम लोग आउटिंग पे भी जा रहे हैं, हम लोग बाहर भी बैठ रहे हैं, सिर्फ चाय की गपशप में हम 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब तक मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहा ना, हम हमेशा बात करते हैं कि कम से कम सोने से पहले 5 से 10 मिनट अगर मैं अपने लिए नहीं निकाल रहा तो मेरे लिए चैलेंज है वो। और फिर मैं ये कहूँ कि जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन मेरे पिछली ज़िंदगी के तमाम मामला जो मुझे रोक रहे हैं। अब वो मामला क्या हो सकते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई कहीं पे आपने फेलियर फेस कर लिया, कहीं पे आपने कोई और चीज़ फेस कर ली, अब उसके बिहाफ पे आप अगले सारे का सारा काम रोक कर बैठे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग या सेल्फ थिंकिंग करिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने लिए टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, हम फिजिकली अपने ऑफिस चले जाते हैं लेकिन मेंटली हम लोग घर पे होते हैं। हम फिजिकली घर आ जाते हैं, मेंटली हम लोग घर पे होते हैं। तो वो एनर्जी जो मैंने उस टाइम पे, उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए मुझे चाहिए थी, वो मेरे पास नहीं है। और मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका। अच्छा, हम लोगों को ये देखते हैं कि हम लोग बड़े मसाइल में उलझे हुए ना, डिफरेंट हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो फिर आपका हर तरीके से, वो कहते हैं, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमारे जो है ना मसाइल बहुत ज़्यादा है और वसाइल हमारे बड़े कम हैं, तो इंसान जो है ना उसी में ही उलझ कर रहे। देखें इसके अंदर पता क्या मसाइल किसके जनरेट किए हुए हैं? सबके ही हुए। अब देखें मसाइल सबके लिए हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेटमेंट है ना वो ये कि हमें खुशी मिल रही है तो भी हम दूसरों को कह रहे हैं कि यार उसने बात बड़ी जबरदस्त की। अगर मुझे किसी किस्म की टेंशन हो रही है तो मैं कहूँगा यार उसने बात ही ऐसी की थी। हम दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हैं। हर जितने भी आप मसाइल ले लें, आप फाइनेंशियल इश्यूज ले लें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है। पैसा मेरे पास आ रहा होगा लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। खुशी मेरे पास आ रही होगी लेकिन उसको सेलिब्रेट किस तरीके से करना है या किस मोमेंट पे करना है मुझे मालूम नहीं। ठीक है, अगर जब वो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही है, किसी किस्म की इंटेंशन हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं ब्लेम किसी और को कर रहा हूँ कि यार मैं किसी लोकेशन पे गया और वहाँ पे ये हादसा हो गया और उसके बाद से मेरा मूड ख़राब है। ओके, अब आपने उस मूड को नॉर्मल करना है, अब आपने प्रेजेंट स्टेट के अंदर आना है, तो आप क्या करेंगे? मेरी इंटेंशन वो नहीं है। मैं सारे दिन बैठ के ये सोच रहा हूँ यार वहाँ ऐसे हो गया था, अच्छा हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप कोप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लेम अपने तमाम मसाइल को भी दूसरों को कर रहे हैं। हमारे पास मैनेजमेंट के लिए फिर वही बात है, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैनेज कैसे करेंगे, कितना टाइम निकालेंगे? इवन सब छोड़ दें, आप लंच ब्रेक लेते हैं जी ऑफिस में, आपका काम चल रहा होता है, साथ ही आपने अपना लैपटॉप डिवाइस अपनी साथ रखी हुई है, आप एक हाथ से खाना खा रहे हैं, आपके लिए वो भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। हालांकि हार्डली आपको कितना टाइम लगना है, 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा आपको। ठीक है, हमसे चीज़ें एक्चुअली मैनेज नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। आपको क्या रिसोर्स चाहिए?
आपको टाइम चाहिए, वो टाइम आपके पास है। आपको पैसा चाहिए, अपने वसाइल आपको वो उनकी मैनेजमेंट किस तरीके से होगी। चैलेंज ये है कि ना तो हम मैनेजमेंट सिखाते हैं और ना हम बताते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा कि हम लोग डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको एज ए सब्जेक्ट प्रैक्टिस किया जाता है। साइकोलॉजी की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको एज ए सब्जेक्ट प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे यहाँ पे कोई एक इंस्टीट्यूट अगर उसको ऑफर करता है तो 10 दिन उसकी तशहीर करता है कि जी अच्छा हम लोगों ने ये कोर्स ऑफर कर दिया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये हमारी डेली रूटीन है, हमारे मसाइल हैं। लेकिन उनको कोप किस तरीके से करना, मैनेजमेंट फिर टाइम से स्टार्ट होगा सारा काम। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है लाइफ के साथ। आपका टाइम, आपकी मैनेजमेंट, अगर ये नहीं होगा तो फिर लाइफ आपकी फिर मसाइल नहीं है, फिर हम उन पे जो है ना वो हम नहीं हावी, फिर हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो मसाइल हमारे पर हावी ही हो सकते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं होगा। तो उसका अगर मैं सिचुएशन के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा मेरा, तो मैं उसको कोप अप नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं। अच्छा फिक्र, जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे माशरे में शादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे ही कहते हैं ना, आपकी एज बच्चियाँ जैसे ही बड़ी होने लगती हैं तो उनका सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से भी और आपके रिश्तेदार भी होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी कहेंगे फौरन से कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता कब कर रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों इतना जोर दिया जाता है शादी के ऊपर? एक्चुअली ना शादी बेसिकली जो है वो ज़रूरत है। बेसिक नीड्स में से एक नीड है आपकी, आपने मतलब एक हलाल तरीके से उसको पूरा करना है, वो सब्जेक्ट है पूरा उसका एक। लेकिन आप ये देखें कि जो हम जोर देते हैं वो बेसिकली हम जोर उस बेसिक नीड को सोचते हुए नहीं देते। हम ना अपने आप को लेबल करना बड़ा अच्छा समझते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले सर ने बात की कि हम जो है अपनी सोच से तो नहीं सोचते और दूसरों की सोच, यानी कि हमें नो करना या पहले ही हमें चीज़ें ख़त्म करना हमारी सिखा दी जाती हैं। तो सेम है, बचपन से ना हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है क्या, क्योंकि हमने अगले घर जाना है, बेटियां हैं तो जी अगले घर जाना है, ये तो तुम्हारा घर नहीं है, तो मतलब घर नहीं है तो काम सारे लेते हैं लेकिन घर नहीं है ये हमारा। मतलब जनरल से एक बात है। और अगर बेटा है तो जी उसको इसलिए आपने पढ़ाना लिखाना, उसे कारोबार इसलिए करवाना है, काम इसलिए क्योंकि उसने आगे नस्ल बढ़ानी है। उसकी अपनी शख्सियत क्या है, अपनी पर्सनालिटी क्या है, उस पर्सपेक्टिव पे हम नहीं सोचते। हमारा यहाँ अलमिया भी यही है कि सोसाइटी का अलमिया यही है कि वो किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव को कभी नहीं मानते, किसी पर्सन के स्किल, किसी पर्सन की डिग्निटी को कभी ऑन नहीं करते। हाँ, अगर आप या हम में से कोई भी मतलब एक एज पे आ गए हैं और हम जो है वो सिंगल हैं, तो डेफिनेटली हम पर हमारी पर्सनैलिटी और लाइफ को शायद कभी ना कंसिडर किया जाए। आप जितने मर्जी बड़े एक अच्छे जो है ना वो पॉइंट पे खड़े हों, आप वजीर आजम की भी सीट पे बैठ जाएं, फिर भी ओहो शादी तो हुई नहीं आपकी। ये अलमिया, ये हमारी सोसाइटी ने एक्चुअली स्टैंडर्ड जनरेट कर दिया है, जो गलत है। ठीक है, ज़रूरत है, हर चीज़ एक अपनी हद में बहुत अच्छी है कि वो ज़रूरत है और वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, और जो एक शरीयत के मुताबिक जायज़ तरीका है उससे ही पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की नहीं होती तो आप उसको जो है बिल्कुल भी किसी भी किस्म में इसको आइसोलेट ना करें, या आप उसके ऊपर कोई भी इस तरह का तमगा ना उसके सर पे डाल दें कि जी अब तो क्योंकि तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारी तो लाइफ बिल्कुल स्पॉइल्ड हो चुकी है। ये चीज़, ये नेगेटिविटीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। आप इन्हीं 25 से प्लस हो तो जाए किसी पर्सन की एज, मेल फीमेल दोनों में से, उन बेचारों की एक फ्रस्ट्रेशन, ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। वो उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मोस्टली हमने देखा है कि वो उनकी इन्वायरमेंटल होती है कि उनको प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी फिर इन उम्रों में गलत फैसले हो जाना, उसको भी ओब्लाइज नहीं किया जाता कि वो, या अगर उसने लव मैरिज कर लिया तो ये तो सारा किया धरा उसका था, और अगर अरेंज मैरिज है तो अब तो जी आपको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं बेड़ियां डल जाना। कि अब तो बेड़ियां डल गई तो अब मतलब आपने निभाने को भी, आपने उस अगर किसी की शादी हो गई है तो अपने उस शादी को भी इस तरह कैद बना के रख लिया है कि अब आप कहीं मूव ही नहीं कर सकते लाइफ में। तो ये वो चीजें हैं जिसको
हमारी सोसाइटी को थोड़ा सोचना चाहिए इस मामले में कि आप उस पर्सन की लाइफ, उसके डेकोरम को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें कि आखिर वो पर्सन किसी भी प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहा है। देखिए इतना तो इस्लाम ने भी गुंजाइश दी है ना, कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको लगे कि आपके घर में मियाँ या बीवी कोई ऐसी चीज है तो अपनी दहलीज बदल लें। और ये बाकायदा कोट किया गया है कि मैंने इसमें पूरा एक आपको मैं वाक्य भी बता सकती हूँ कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने आके देखा तो उनकी वाइफ ने उनसे बदतमीजी की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब जो है मेरा बेटा है तो आप उनको कहिएगा कि वो अपना किबला बदल ले। तो वो किबला बदलने का मतलब ये नहीं था कि वो नमाज कहीं और पढ़ ले, उनका मतलब ये था कि अपनी बेगम बदल लो, क्योंकि जिसकी जबान अच्छी नहीं है तो वो आपको किस तरह से आपकी औलाद और आपके लोगों को पाल सकेगी, कर सकेगी। तो ये एक मतलब ये एक डेकोरम है हमारा कि हम कहते हैं कि जी क्योंकि अब एक के साथ हो गई है तो अब मरो जियो इसी के साथ निभाओ। आप अपना स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन या आपकी सोसाइटी आपको कितना ऑब्लाइज कर रही है इस मामले में। अच्छा, इसके अलावा भी हम अब अगर देखें तो अब वो वाला टाइम जो है ना वो काफी चेंज हो गया। अब हम देखते हैं डाइवोर्स की शरह ज्यादा हो गई है, बजाय कि अब शादियां जिस तरह होता ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो जिन्होंने एक वक्त गुजारा, उनको अगर हम देखें तो वो कहते थे कि जी आपका जीना मरना इधर ही है, आपने एक ही इंसान के साथ रहना। अभी आने वाली जो जनरेशन है हम उनमें देख रहे हैं कि उनके जो अगर वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फौरन अब बात रुकती नहीं है कि थोड़ा कहीं अच्छा ठीक है थोड़ा आप सेपरेशन कर लें या थोड़ा टाइम दे दें एक दूसरे को, तो आप फौरन आप डाइवोर्स की तरफ आ जाते हैं कि मैं इसके साथ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये एक नेगेटिव रोल है। ये नेगेटिव रोल एक्चुअली आप ये समझ लें कि एक बोल्ड लाइफ जिसको बोलते हैं, मैं कभी मुझे इस वर्ड से बड़ी चिड़ है कि बोल्ड लाइफ, व्हाट इज बोल्ड लाइफ? मतलब उसको बोल्ड लाइफ की जगह तो मैं तो कहती हूँ सिर्फ आप जो है ना उसको कंसीडर करते हैं कि वो आप एक ऐसा अमल कर रहे हैं जो कि आपके माशरे में एंटी है और आप उसको बोल्ड लाइफ कहकर जो है ना उस अमल को वहां पर जो है वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। यहाँ जो चीज समझने वाली है वो ये है कि हमारे अंदर किसी चीज का सब्र नहीं है, बर्दाश्त बहुत है, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है, कंप्रोमाइज बहुत है। किसी दूसरे ने नहीं समझना, एक ही पर्सन ने एडजस्ट कर वो कंप्रोमाइज करना है। आपने किसी के साथ जो है लाइफ को लेकर नहीं चलना, आपने उसके ऊपर पॉजेसिव हो जाना है। फिर अथॉरिटेटिव हमारा जो है रोल बहुत ज्यादा है कि कोई एक पर्सन अथॉरिटेटिव है, दूसरे की नहीं सुनेगा, उसने अपना ही हुक्म देना है, अपनी बात करनी है। तो ये रिश्ते भी ये आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले, आज से पहले हम देखें ना ये चीज कम नजर आती थी। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि हर बंदा फौकियत रखता है कि हमें चीज मिले, या उसमें एक पर्सनल गर्ज और जेलिसी आ जाती है कि अगर इसके पास कुछ नहीं है तो फिर अगर इसके पास कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो हासिल करने के चक्कर में हम बेसिकली जो अपना जो हमारा कवा होता है ना, हम उसको भी चिट्टा कर देते हैं। अरे बाकी है ना, वो कहते हैं ना शादी का लड्डू जो है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो तो उससे भी ज्यादा पछताए। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अच्छा शादी करके ही जो है ना वो पछता लो, लड्डू खा लो, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए, मैं कहती हूँ कि शादी किसी भी एज में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि जिनकी 26, 27, 30 की एज के करीब करीब ना फीमेल या मेल वो होप छोड़ देते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हमने शादी करके क्या करना है, अब हमारी लाइफ क्या है। शादी की या आपकी लाइफ की कोई उम्र नहीं है कि जिसमें आप कोई काम नहीं कर सकते। कहते हैं लर्निंग की कोई स्टेज नहीं है, तो सेम शादी की भी कोई स्टेज नहीं है, किसी भी स्टेज पे शादी होती है, कर लो। भाई मैंने तो अक्सर वो भी देखे हैं जो माशाल्लाह से 90 क्रॉस कर रहे होते हैं और वो भी शादी कर रहे होते हैं। तो इसमें वो लोग जो इस ऐसे इन्वायरमेंटल चीजों में शिकार होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पर्सनली भी देखे हैं कि उन लोगों जब वो लोग दिल छोड़ देते चीजें, फिर वो एक अजीब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जो है ना उनका रुझान आता है। फिर वो मतलब एक अपनी वो कहते हैं ना कि वायलेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपने राइट्स की तरफ नहीं देखते, चीजों की तरफ नहीं देखते, फिर वो बहुत ही ना डाउन टू अर्थ होना शुरू हो जाते हैं लोग ना। तो ये चीज मोस्टली जो है हमने देखी है ऐसे लोगों में, और इनमें मोस्टली ये प्रेशर बिल्ट होता है कि क्योंकि जो है ना इसमें दो चीजें बड़ी अहम होती है जो मैं ज्यादा, और मुझे बड़ी उसमें मैं इस चीज को गलत इंजॉय करती हूँ लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि लोग मतलब एक ने छोड़ दिया तो उसका क्या मतलब है कि अब पूरी दुनिया खत्म हो गई आपके लिए, तो वो उस एक को पिटते रह जाएंगे ताउम्र जिसके 4 बच्चे हो जाएंगे लेकिन अगले संदेश एक को पिटते रह जाना है। ये इस
माहौल से हमें भी बाहर निकलने की बड़ी ज़रूरत है। बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, फिर हमारा मुआशरा भी ऐसा ही है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या आपके अगर पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये जो लोग होते हैं ना, यही आपको जो है ना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं, बिल्कुल चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह हम सोच की बात कर रहे थे, हम लोग हम समझते हैं कि हम आज़ाद सोच के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना ये आज़ाद हैं नहीं सोच के हवाले से। दूसरों के ऊपर डिपेंड करना जो है वो ज़्यादा हमें होता है कि अच्छा यार ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, तो हम फिर 100 लोगों से तो मशवरा करते हैं कि अच्छा यार ये बताओ क्या चीज़ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो डबल माइंड जो होता है इंसान, वो मेरे ख्याल में कभी खुद से फैसला ले ही नहीं सकता। नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। जैसे चले भी मैडम भी बात करती थी कि एक पर्सन चला गया लाइफ से, अब हम स्टक हैं। ठीक है, वो मेरी सारी की सारी एनर्जी वो शायद आज से 5 साल पहले ही यूज हो रही है कि उसको मेरे तक आते आते वापसी। आज जब मुझे अपने डिसीजन से, आप ये चेक कर लें कि अगर हम लोगों ने इवन अपने लिए ड्रेस पसंद करना हो तो हम पहले पिक्चर्स लगाते हैं, शेयर करते हैं, फैमिली ग्रुप्स में भेजेंगे, यार अच्छा देखियो केड़ा पसंद आ रहा है तो ठीक है। वहां पे भी हम किस पे हैं, रिलाई किस पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे, कि कोई और मुझे बताएगा। ठीक है कि एक कोट है कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। ठीक है, आप क्या खा रहे हैं किसी को मालूम नहीं, लेकिन आप क्या पहन रहे हैं ये सब देखते हैं, लेकिन आपकी चॉइस क्या है। अब यहाँ पे एक चैलेंज है, वो ये कि हमारे एक लाहौर के ट्रेनर हैं, आपने गेटअप कैसा करना है वो उसके 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लोग दे देते हैं, लोग देते भी हैं। अब क्या है कि अब वो एक एम्फेसाइज है, एक इन्फ्लुएंस है कि यार अच्छा अगर ये बंदा मुझे बताएगा तो इसका मतलब है कि ये ड्रेस मेरे ऊपर सूट कर रहा है, लेकिन मैं वो चीज गूगल नहीं कर सकता, हालांकि मैं कर। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिसीजंस हैं कि जो आपने अपने लिए लेने हैं, अपने लिए। अब देखें, हम लोग रिलाय तभी कर रहे होते हैं जब मैं अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा। लेकिन क्यों नहीं ले पा रहा, वो इसलिए कि मेरी शुरू से ग्रोथ में वो प्रैक्टिस ही नहीं आई। मुझे कभी बताया नहीं गया कि आप चूज करो। हमने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी होती है तो हम अपनी मर्जी की ले लेते हैं, यार अच्छा मैं देखूं तो इसको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अच्छा वो फीलिंग होता है ना बच्चों की चॉइस को बिल्कुल सारा नहीं, ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, ये हम बेहतर बता सकते हैं। जैसे इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी जी चॉइस के हवाले से। चॉइसेस के हवाले से खुद ही हंस पड़े। बचपन में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। देखें, अब तो बात भी है कि चलें, अब तक जो टाइम गुजर गया, जो जिंदगी की बहारें देख ली, इससे आगे चलना चाहिए ना। अगर मैं भी अभी वहीं सकूंगा कि अभी बहारें देखनी है, बात काट रही हो बहारें देखनी कि काश अच्छा तब मुझे ये चूज करने देते तो तब ऐसा हो जाता, चूज करने देते तो हो जाता। अब नहीं करने दिया तो ठीक है, अब जो कर लिया चूज, इससे आगे चलेंगे ना। तो चॉइसेस में वैरायटी अपने जो है ना वो अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को आप दें। उनके चाहे स्टडी के मामलात हैं, चाहे आगे जिंदगी के मामलात हैं, आप चॉइसेस नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली रिटेलिएशन आएगी। अब आप जो मर्जी कर लें। ये अच्छा, फिर बच्चे, अगर आप बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक काम नहीं करने देंगे जो बेहतर हो, जो पॉजिटिव हो, बिल्कुल, अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो फिर आपसे छुपके करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी बगावत भी करते हैं ना थोड़ी सी। छुपके करेंगे तो फिर आपको ज्यादा दुख होगा कि लें जी देखें जी हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। भाई अब आपने उसको नहीं करने दी वो, ठीक है। अब शायद मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि मेरे पास एक केस आया, ठीक, और वो बेचारा MBBS कर चुका है और फाइनल ईयर्स है, लेकिन वो ये कहता है कि सर मैंने आगे जो एडमिशन लेना, मुझे ड्रामा में जाना है या मुझे जो है ना वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है। इसका मतलब है कि आप उसकी जिंदगी के 5 साल आपने जाया करवा दिए। क्यों? उसके ज़हन में आज ये होना चाहिए था कि मेरा MBBS का लास्ट ईयर है, कल को मैंने हाउस जॉब करनी है और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए क्लिनिक ओपन करना है। लेकिन वो क्या सोचा, वो ये सोच रहा है कि मुझे आगे एडमिशन लेना है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहेगा। तो अब अगले जितने भी साल वो गुजारेगा, हाँ, जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसके मामलात नहीं होते, तब तक वो ये सोचेगा यार अच्छा मेरी जो आगे जनरेशन होगी उसको मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता ठीक है, रियल प्रैक्टिस में ऐसा कहीं नहीं हो रहा। लेकिन क्या चैलेंज है कि आपने उसकी जिंदगी के वो 5 साल जो उसने कहीं पे लगा के कुछ अर्न करना था, वो आपने जाया करवा दिए। किस बिहाफ पे?
क्योंकि जी डॉक्टर होगा तो अच्छा रिश्ता होगा, आगे मामला अच्छे चलेंगे, फैमिली में ये हो जाएगा, क्योंकि वो जी खाला की लड़की डॉक्टर थी तो इसको भी डॉक्टर बनाना था। अब देखिए ये कंपैरिजन आपने डाल दिया उसकी लाइफ में, ठीक है, अब ग्रजेस कहाँ निकालेगा वो? बिल्कुल। और फिर हम उसके बाद ये कर रहे होते हैं कि जी लें जी हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे मामलात में नहीं इंटरफेयर कर रहे, तो वो आपको फैसिलिटेट भी नहीं करेगा, सॉरी टू से। आज की जनरेशन को हो जाता है ना। अच्छा, फिर उसने जबरदस्ती दिल से वो एक्सेप्ट तो कर लिया कि आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं, पर मेंटली मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो फिर अपने आप को जो है उस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेता है कि बस ठीक है, अब इनके मामलात में मैंने भी नहीं बोलना। बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फिजिकली और मेंटली दोनों एक स्टेट पे में रहना पड़ेगा। आज लोग ट्रॉमा में क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है? कोई एक पुराना इंसिडेंट था जो उनको हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अगला डिसीजन नहीं ले पा रहे। आज की यूथ में आप जब वो हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं, किस बिहाफ पे देख रहे हैं? आज के बच्चे को किस बात की टेंशन है? उसको एक ही टेंशन है कि यार फलां के पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, या मुझे ये फैसला नहीं करने दिया जा रहा, या मुझे ये डिसीजन नहीं लेने दिए जा रहे। आपको डिसीजन लेने दिए जाएंगे, लेकिन उसके भी देखें बिहाफ पे ये है, बैक एंड पे ये है कि जो फैमिलीज हैं वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर रही हैं। आज के बच्चे को चैलेंज ये है कि हम फैंटेसी देख के ना, ठीक है, सोशल मीडिया और ये तमाम की तमाम चीजें देखें, हम उसके बिहाफ पे अपने डिसीजंस को लेकर आ रहे हैं ना, उसके बिहाफ पे अपनी चॉइसेस को लेकर आ रहे हैं, तो हम दोबारा गुलाम हैं किसके? सोशल मीडिया की, कि मैं वहां से जाके स्क्रॉल करके चेक करूंगा कि अच्छा आज ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उसके बाद मैंने डिसीजन लेना है। ट्रेंडिंग पे कौन सी जो है ना वो डिग्री चल रही है, मैं वो चूज करूं। ट्रेंडिंग पे कौन से डिजाइन मार्केट के अंदर हैं, फिर मैं वो चूज करूं। खुद से क्या करने लगे हैं आप? जब तक खुद से नहीं सोचेंगे, आप मेंटली और साइकोलॉजिकली एक जगह पे नहीं होंगे। देखें पीसफुल माइंड कब आएगा आपके पास? जब तक आप अपने लिए बैठेंगे नहीं। हम हमेशा दूसरों के लिए बैठते हैं, हम बैठते भी इसलिए कि यार अच्छा बैठ के किसी और का डिसीजन कर रहे होते हैं। अच्छा, समटाइम तो ये होता है लोगों के, आप चीजों को बहुत ज्यादा गहरी सोच से और सब कुछ चीजों के मसाइल उनके हल ढूंढे, लेकिन जब आपके अपने मसाइलों की बात आ रही है तो आप तो बिल्कुल समझ नहीं आती, आपका हल भी नहीं होता कि आपने करना क्या आगे सही। अच्छा, सबसे ये तो आ गया हमारा कि शादी के हवाले से, क्योंकि शादी वैसे हम देखते हैं कि शादी जरूरी भी है, आपने अगर सरवाइव करना है तो आपको बहुत सारी चीजें, अब कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में मर्द जो है वो डोमिनेट है, हमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मर्द को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा, अभी क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे माशरे में जिस तरह कोई बेवा हो जाती है या जवान होती है वो बेवा हो जाती है, या जिसको डाइवोर्स हो जाती है, उसके बाद उसकी शादी के हवाले से ना सोचा नहीं जाता। स्पेशली जिनकी डाइवोर्स हो उनके हवाले से तो थोड़ा कहीं ना कहीं फिर भी आ जाता है, जो बेवा होती हैं उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, और वो साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। और समटाइम तो मैंने 1-2 केसेस ऐसे भी देखे कि वो बिल्कुल मेंटली तौर पे पागल भी हो गए सिर्फ इसी हवाले से सोच सोच के कि हमें क्यों नहीं राइट्स मिलते, इस हवाले से कि हम आगे शादी क्यों नहीं कर सकते। इसमें हमारे ना 2-1 पॉइंट्स, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए शादी सबकी ज़रूरत है, ठीक है, वो निभे ना निभे एक अलग बात है, वो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो एक ज़रूरत है सबको करनी चाहिए, जिसकी नहीं होती मतलब उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। आपके माइंड में बिल्कुल ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़ कि जब कोई पर्सन डाइवोर्स, मेल और फीमेल हम दोनों की बात करेंगे, डाइवोर्स हो या वो विडो हो, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहला मुआशरा ना उसको अपने एथिकल रोल से जो है ना वो काट देता है। अब शादी ब्याह है तो क्योंकि ये बेवा है तो ये जो है ना वो दुल्हन के पास ना जाए, उसके कपड़ों को हाथ ना लगाए। अच्छा, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल नहीं है? अच्छा चलें, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरे हैं मतलब तलाक याफ्ता हैं या बाकी वो, उनको वो राइट्स नहीं मिलते कि तुमने जो है ना बनना सवरना नहीं है, कपड़े चेंज करके क्या करना है, कोई त्यौहार आ जाए तो इतना डार्क कलर क्यों पहना हुआ है, तुम तो बेवा हो। मतलब ये थोड़ी सी चीजें आप देखें कि आप एक पर्सन के राइट्स वायलेट कर रहे हैं, आप उसको चीजें मना करके उसको जीने का हक ही, मतलब अगर वो बेचारी बेवा हो गई है तो उसने थोड़ी मारा है अपने मियाँ को, और अगर वो बंदा जो है
वो विडो है तो उसने अपनी बेगम को थोड़ी मारा है। आप ये देखें कि एक असूली तौर पे उसे भी वो जीने का, चीजें करने का हक है। और अगर आप उसमें ना फैमिली, मैं कहती हूँ फैमिली के साथ साथ जो माशरे के बाकी लोग हैं, जब तक वो स्पोर्टिव रोल प्ले नहीं करते तब तक वो पर्सन आइसोलेट ही रहता है। आप उसके अंदर झांक के तो नहीं देख रहे कि वो क्या फील कर रहा है, लेकिन आप एक इन्वायरमेंटली तो चीजों को बेहतर बना सकते हैं ना। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, उमर तराज है हमारे साथ साहिवाल से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ खिजरा आरफ साहिबा से कि ये जो यानी कि जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के ऊपर कौन सा ऐसा मतलब है उनकी परवरिश की जाए कि ताकि उनको मतलब साइकोलॉजी के लिहाज से उनको जो है ना उनके ज़हन से उनकी मतलब विकास के उनको परवरिश कैसे है? परवरिश इसमें देखिए, आप अपने बच्चों को, हमारे क्योंकि पैरेलल 2 टॉपिक्स चल रहे हैं ना। जो सर का टॉपिक है ना, इनको इंडिपेंडेंट ग्रूम कराएं। कि आप बच्चों को थोड़ा सा जिम्मेदार बनाएं। मैं खुद मुख्तार बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप उन्हें निकम्मा जहान का बना दें और उनको पैम्पर कर लें या उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। जिम्मेदार बनाएं, उनको चीजों के बारे में एडजस्ट करना सिखाएं। आप उनके मुंह से निकली हर चीज ना पूरी करें। आप उनको बताएं कि लाइफ में अगर वो कभी मतलब एक सर्वाइवल बने, बोझ ना बने। हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा है कि अगर अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं ना, तो वो कई साल तक जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और जो कि वो फिर कभी भी नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से वो सारी जिंदगी खर्चा खुद उठाते हैं। तो ये भी एक बेसिकली राइट है जो वायलेट होता है उस फीमेल का भी और मेल का भी। तो आप अपने बच्चों को ऐसा ग्रूम करें जिसमें उनको जिम्मेदार बनाएं। उन्हें पता हो कि वक्त के साथ साथ जब जैसे से वो बढ़ रहे हैं उनके बेसिक नीड्स क्या हैं। अब उनके ड्रीम्स हैं, आप उनसे पूछें कि भाई आपको अगर ये पसंद है, ठीक है। आप उनका ये देखें कि पैशन के साथ साथ उनका सोर्स ऑफ अर्निंग भी अच्छा हो। देखिए, हमारे यहाँ ये चीज देखी जाती है ना कि पैशन या भाड़ में सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट, इवन साइकोलॉजी में अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि साइकोलॉजी करके क्या करना है। एक रेशियो है कि साइकोलॉजी में मेल बहुत कम है, फीमेल ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं इसमें कमाना तो कुछ होता ही नहीं है। पैसा तो है नहीं। आप ये देखें कि इसमें पैसा है। पैसा क्या है? किसी इंसान की लाइफ बना देना। आप जब अपने एक आउटफिट को सेट करने के लिए 2 लाख दे सकते हैं, तो 2000 आप अपने माइंड सेट को भी स्टेबल करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, फिर आजकल हमारे ज़हनी मसाइल बढ़ भी गए हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं ना, हम लोग नहीं है हमारी। अब हम लोग एक दूसरे से, एक तो सबसे बड़ा इशू आ जाता है ट्रस्ट। कि आप किस पे ट्रस्ट करें। अच्छा, जिस पे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फिर ये भी खौफ रहेगा कि अच्छा इससे बात करूंगी, ये ना हो ये मेरी बातें आगे पहुंचा दे, या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपको ठेस पहुंचे, कुछ इस तरीके से। तो जहनी मसाइल हर बंदे के हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए, हम थोड़ी पहले ही इस बात पे डिस्कस कर रहे थे ना कि एक बंदा चला गया तो समझते हैं सब पे मट्टी फिर गई। मतलब एक बंदा मेरी जिंदगी से निकल गया, सारे मर्द मर गए। वो वाली चीज है कि आप स्टक ना हो जाएं। हमें हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें बड़ी बेसिक है। ट्रस्ट करना, जानते बूझते कि आप उस पर्सन पे नहीं कर सकते, लेकिन आपने करना है। आपने किसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना, ये भी एक बेसिक नीड है कि आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते। बेशक आपको एक दोस्त की ही शक्ल में एक लाइफ में आपके कोई भी पर्सन हो, उसका मेल या फीमेल होना नेसेसरी नहीं है। अक्सर लोग इसको गलत डाइवर्ट कर देते हैं कि क्योंकि मेल है तो उसके लिए फीमेल का होना जरूरी है। जेंडर डिफरेंसेस होना जरूरी नहीं है। आपके दिल में आपकी जिंदगी में एक पर्सन ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको बैठ के सुन सके, जो आपकी बेशक देने की ना बहुत ही फिजूल बातें ही क्यों ना हो, लेकिन वो सुन सके। समटाइम हम खुद, क्योंकि एज साइकोलॉजिस्ट मैं ये फील करती हूँ, मुझे तो बहुत जरूरत होती है कि मैं मतलब सारा दिन जितनी मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही होती हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं पापा के पास बैठती हूँ और मतलब बिला वजह, और वो मुझे रिस्पॉन्ड, क्योंकि मुझे पता है उनको भी कई बातें शायद मेरी अजीब लग रही होती है, लेकिन वो मुझे रिस्पॉन्ड ऐसा नहीं करते कि जिससे मतलब मेरी दिलाजारी हो, या वो फिर हाँ ठीक है, वो इस तरह मुझे पता चल रहा होता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बट आई फील मेरी फ्रस्ट्रेशन दूर हो गई, मैंने अपनी बात कर दी। तो आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, इवन मेरे बहन भाइयों के साथ भी ऐसा ही होता है कि उनका भी मैं कान खाती रहती हूँ जब तक कि
मेरी जब पूरी तक बात खुद ना की निकल जाए, आप कहती है मेरी कोई बात सुने, Yes. अगर कहीं नहीं सुनना तो मैं सुना दूं। और मुझे अक्सर हमें पता चल रहा होता है कि यार हाँ। ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुना रहे हैं। आप सुना रहे हैं। हाँ। ये कैथारसिस करना छोटे छोटे लेवल्स पर, ये बहुत माइनर से लेवल्स हैं जिससे आपके लाइफ में कैथारसिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप हर तरह की मेंटल इश्यूज से जो है वो आजाद रहते हैं। बहुत सारी जगह पे, जैसे अभी आपने भी बात की थी कि हमारे जो इश्यूज होते हैं हम दूसरों के लिए तो हल निकाल लेते हैं, जब अपनी बारी आती है तो हम नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है, हम अपने अंदर रख 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 जो हल होते हैं ना वो कहीं घुल जाते हैं, वो हल हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए वो सोल्यूशंस हम अपने लिए नहीं निकाल पाते। और हम क्योंकि एक लाइफ में हमारा माइंडसेट है कि हमें कुछ नया करना है तो कुछ नई हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मसाइल का हल आपके अंदर ही होता है, बस आप उसको ग्रूम नहीं कर पाते। वही ना, आपको बेसिकली अपने राइट्स का पता हो, और सबसे बड़ी ये कि अगर आपको अपने राइट्स का पता है तो उस पर थोड़ा आवाज अपनी लाजमी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं अगर ये गलत चल रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इस हवाले से भी अच्छा वो वीडियो और फिर लाजमी बात करेंगे। सर की तरफ आते हैं, जिस तरह सर के क्वेश्चन है बच्चों की परवरिश के हवाले से। बच्चों की परवरिश वाकई हर पेरेंट्स की, वही ना टाइम वाली आपकी बात आ गई कि टाइम नहीं है, पेरेंट्स की भी टाइम नहीं है। फिर टीचर्स की तरफ हम अगर जाएं तो टीचर्स भी यही समटाइम के बस आपने आए लेक्चर दिया, आपने वही चीज जो आपने बच्चों को आपने माइंड किया हुआ, सेट किया हुआ है कि हाँ ये पढ़ाना है, ये लेक्चर देना है और उसके बाद तो आप मेंटली बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर रहे जो कि होनी चाहिए। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत सारी जगहों पर रोशन किया है। वो कैसे उन्होंने रोशन किया है ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे साथ हैं मौजूद हैं सैयद गुलफाम नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, गुलफाम जो है वो माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं और पाकिस्तान के परचम जो है वो हर वक्त से बड़ा इनका मोहब्बत है पाकिस्तान के परचम से। स्काई ड्राइव के थ्रू जो है इन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया और अपनी मोहब्बत का, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, वो भी आउट ऑफ कंट्री। तो इन्हीं से सुनते हैं कि वो जज्बा कैसा था जब आपने ये परचम लहराया और आपके साथ जो है वो आपने रैली भी निकाली। थोड़ा सा इसके हवाले से हमें डिटेल से बताइएगा। जज्बा तो मैडम हर पाकिस्तानी को रहता है। मुझे बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का मैं बड़ा नाम करूं, और बचपन में हम पैदल झंडे उठा के जाते थे, फिर थोड़ा बड़े हुए साइकिलों पर, तो फिर गाड़ियों पर, ऐसे फिर मोटर बाइक पर, ऐसा 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 ऐसा। तो जब मैं दुबई में पहुंचा था मैंने कहा केक तो हर कोई काटता है, तो मैं कुछ ऐसा अनोखा काम करूं जो दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है। तो मैं सोचता रह गया, मेरे माइंड में कुछ ना आया कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने स्काई ड्राइव का सोचा कि एरोप्लेन से जंप करूं। तो मेरे जो दोस्त थे वो कहने लगे मुझे कि आपकी डेथ हो सकती है, आप ये काम ना करो, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैं फिर जो सोच लेता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। मैंने सोचा कि मैंने पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बंदा स्टडी करे, काफ़ी आगे तक जाए। ज़रूरी नहीं है कि बंदा फ़ौज में जाए, पाकिस्तान की खिदमत करे। आम बंदा भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। ठीक है, तो मैंने सोचा, दोस्त रोकते रह गए, मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब लास्ट दिन आया तो मैंने शर्ट बनवाई, ग्रीन शर्ट, तो गया स्काई ड्राइव। सारे देख रहे थे, आउट ऑफ कंट्री वाले थे, जो बरतानिया, जर्मनी, इंडिया से आए हुए थे, कि पाकिस्तान से एक लड़के को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि पाकिस्तान का फ्लैग लेके आ गया। बाकायदा उन्होंने, जो वहाँ की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि आपकी अगर डेथ हो गई तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। वो वहाँ पे एक कागज़ देते हैं, वो मैंने फील किए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकायदा दिखा रहे होंगे। तो मैंने वो फील किए, ठीक है, फील करके ना दे दिए मैंने। तो वो हैरान हो गए कि आपने पढ़ा भी नहीं है, आपने फील करके दे दिया। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत ही ज़्यादा है। ठीक है, कहते इतनी मोहब्बत? मैंने कह दी हाँ। तो मैं गया, एरोप्लेन ऊपर चला गया, नीचे से मेरे दोस्त देख रहे हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहे हो कि अल्लाह करे ये सीट जल्दी नीचे आ जाए और अमन से आ जाए, खैर खैरियत से आ जाए। तो मैंने अल्लाह का नाम लगाया, नारा हैदरी मारा, नारा लगा के फिर ना मैंने जंप कर लिया। जब जंप किया तो
इतना प्रेशर था कि फ्लैग हमारे क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना मेरा, तो फ्लैग ठीक है मेरे से पकड़ा नहीं गया। अच्छा। तो जी हाँ, बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे। हमारे नज़दीक जो बंदा होता है ना, तो उसे आवाज़ भी नहीं जाती कि इतना प्रेशर होता है। तो फिर इतना प्रेशर था बहुत ज़्यादा। मैंने फ्लैग ओपन किया, फ्लैग ओपन करके ना हम नीचे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करने के बाद हम नीचे आ गए और फिर दुनिया को दिखाया कि करके दिखाया। मेरे दोस्त भी परेशान हो गए कि आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, आपने ये काम कर दिखाया। मैंने कहा आपकी दुआएं चाहिए, माँ बाप की दुआएं चाहिए। माँ बाप की दुआएं हैं तो हम यहाँ तक आज तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसे जी। तो ये जज्बा था कि आपने जो है इतना वो अपनी जान को मुश्किल में डाला, लेकिन उसके बावजूद आपने पाकिस्तान का परचम लहराया। जी बिल्कुल। वहाँ पर फिर मैंने रैली भी निकाली थी, 110 गाड़ियाँ थी, ऊपर हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर से जब मैं नीचे उतरा तो पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करके आया। तो वो भी मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा। तो आउट ऑफ कंट्री वाले जितने भी थे तो वो देख रहे थे कि पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए हैं, बहुत बड़ी रैली जा रही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाली थी और दिखाया था दुनिया को कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है। यहाँ भी मैं निकालता रहता हूँ। मेरी लास्ट रैली यहाँ पे थी 2015 में। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकाली थी। यहाँ पे बाइक थे, गाड़ियाँ थी, पाकिस्तान के परचम थे, तो वो मैंने निकाली थी रैली। और फिर ऐसा जिस कंट्री में मैं गया हूँ पाकिस्तान का परचम अपने साथ लेके गया हूँ। पाकिस्तान का फ्लैग हर टाइम मेरे साथ होता है। लोगों को दिखाता। अच्छी बात है ना, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो हमेशा इंसान को करना चाहिए। जी बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं ना तो घर की याद आती है, अपने मुल्क की याद आती है, तो इतना ही याद आती है कि क्या बताएं आपको। फिर बस वो मुझे अंदाजा हो रहा है कि कितनी आपको याद आती है। परचम लेके ना बस फिर हम घूमते रहते हैं। सही जी। तो वो एक जज्बा और लोगों। अच्छा, फिर जाहिर बात है जब आपने ये किया फिर लोगों का रिएक्शन क्या? लोगों ने बड़ी मोहब्बत की फिर मेरे से कि मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई ना, तो लोगों ने दावतें दी मुझे, तो इस्तकबाल किया मेरा। मुझे उठा लिया था उन्होंने, मेरे साथ सेल्फियाँ भी बनाई थी। एक वीडियो है मेरी, तो उस मेरे साथ सेल्फियाँ बना रहे थे। जब मैं स्टेडियम गया, पाकिस्तान का मैच था, तो वहाँ पर लोगों ने पहचान लिया कि वही गुलफाम है जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। हमें फ़ख्र है इस पर। तो उन्होंने दावतें दी, फूल वगैरह भी फेंके मेरे पे। तो गरीब था या अमीर था मैंने ये नहीं देखा, मैं हर बंदे के पास चल के गया हूँ। नहीं, ये अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, हमें चाहिए कि हम मिलजुल के रहें। जितने भी हैं वहाँ पर आउट ऑफ कंट्री में, हमारा एक हम घर छोड़ के आते हैं, आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, तो वो वहीं हमारा एक कमरा हमारा घर होता है। बिल्कुल। वहाँ पे एक आप प्रदेश भी काट रहे होते हैं, फिर और भी पाकिस्तानी मौजूद होते हैं वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ आपका जो एक बर्ताव है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ चौहान साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आज हम बात करेंगे नाज़रीन इनसे एजुकेशन के हवाले से, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे एग्जाम्स का सिस्टम है उसके हवाले से भी आज इनसे डिटेल से बात करेंगे। अच्छा सर, अब जो आजकल हमारा हम देखते हैं ना, हम तालीम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम किस हद तक बेहतर है और या नहीं है? सिस्टम तो हर वक्त कुछ ना कुछ इस्लाह की ज़रूरत तो रहती है। बाकी मेरे ख्याल से हमारा जो पुराना सिस्टम था वो मौजूदा सिस्टम से बेहतर था। अपना अपना ख्याल होता है जी। उसमें कुछ ना कुछ महारत होती थी, कुछ लिखने का, कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हमने पैदा किए। ज़रूरी नहीं वो कुछ लोग जो नकाद हैं तनकीद करते हैं कि जनाब ये तो क्लर्क पैदा करता था सिस्टम, ऐसा नहीं था। बड़े बड़े आप देखते हैं कि हमने फ़िलासफ़र पैदा किए, साइंसदान पैदा किए उसी निज़ाम तालीम से। मौजूदा निज़ाम जो है वो तो मार्क्स की दौड़ लगी हुई है, नंबर लेते हैं वो। उनको असल में वो जैसे हाफिज़ कुरान को नहीं पता होता कि मैं कुरान शरीफ तो पढ़ रहा हूँ लेकिन इसके मीनिंग्स क्या हैं, मतलब क्या हैं, उस पर हमारी जो एनर्जी वो नहीं होती, जो सिर्फ सिंपल हिफज कर रहे होते हैं। हमारा मौजूदा भी जो FSC करके जो डॉक्टर बन रहा होता है वो मार्क्स तो 1000 से ऊपर ले आता है 1100 में से, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अंदर वो जो कुछ जिस चीज़ का वो एग्ज़ाम दे कर आया होता है ना, वो उसको नहीं पता होता कि उसने पढ़ा क्या है,
बस मार्क्स की दौड़ लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से वो पुराना सिस्टम जो है वो इससे बेहतर था। अच्छा, आप क्या समझते हैं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बहुत आवाज़ उठती रहती है इसके हवाले से। एक तो हमारा जो है नसाब तालीम एक होना चाहिए। मुख्तलिफ अदारों का, कोई ऑक्सफोर्ड का किसी ने लगा रखा है, किसी ने ओ लेवल है, कोई ए लेवल पे चल रहा है, कोई मैट्रिक सिस्टम है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह। तो पिछली गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दी थी और काम भी शुरू किया था। गालबन प्राइमरी लेवल तक वो हो भी गया था सेम। तमाम अभी तो एक ही नसाब तालीम। तो आगे फिर शायद मेरा ख्याल है रुक गया है, या मौजूदा गवर्नमेंट को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा इस पर वो काम करने का। तो वो भी एक हमारा ड्रॉबैक था कि मुख्तलिफ यहाँ नसाब तालीम राज थे और उसकी वजह से जो है ये सारा सिस्टम जो है ना जी, कुछ लोग तो बिल्कुल नाबलद होते हैं अपने ज़मीनी हकायक से। जो नसाब तालीम है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा, उन्होंने तो वहाँ का दिखाना है। नज़में भी, पोइम्स भी आप देख रहे होते हैं कि बच्चे जो है ना जी वो ऐसे पढ़ रहे होते हैं जिनका यहाँ हमारी ज़मीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना हमारे कल्चर से। उर्दू में बच्चे उतने ही कमज़ोर होते जा रहे हैं जितना हम कहते हैं कि अच्छा उर्दू आनी चाहिए बच्चों को। आपका मतलब है कि जितना के वो अंग्रेज कौम जो है ना कमजोर है ना उर्दू में, उतने हमारे लगता है हमारे बच्चे भी कमजोर हो रहे हैं। ये इसी निज़ाम तालीम की मेहरबानी है जिसकी वजह से, क्योंकि हम घर से निकलते ही जो है वो बच्चे को जो है, अच्छा हमारी एक और भी सिस्टम है, हमारे घरों में जो जुबान बोली जाती है वो हम अपने अपने बच्चों से नहीं बोल रहे होते। जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, हम उनके साथ वो जुबान ही नहीं बोल रहे होते। तो हम उनको शुरू से आईज सिखाएंगे, नोज सिखाएंगे, माउथ सिखाएंगे, हेयर सिखाएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि ये मुंह है या ये मुंह है। ठीक है ना जी, ये अखा है। तो लेकिन ये है कि वो इसकी वजह से ना वो कौम आदि तितर आदि बटेर होती जा रही है। और यही वजह है कि हमारे आगे बच्चे जाकर ना उन्हें अपनी माँ बोली से, अपनी कौमी ज़बान उर्दू से वो उतने ही दूर हो जाते हैं जैसे कि दूसरी ना बोलने वाले लोग। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि इंग्लिश वाकई आपकी ज़रूरत है, नो डाउट। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ऐसी ज़बानें आनी चाहिए जो आपको आगे मुश्किलात पेश ना हो। उर्दू भी हमारी अपनी ज़बान है, जाहिर सी बात है, इसके बगैर तो हमारी कोई पहचान नहीं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अब हमारी जो डिबेट्स स्टार्ट होती हैं वो भी इंग्लिश में ही स्टार्ट होती हैं। अगर आपने कोई इवेंट भी करना है तो वो आपका इवेंट जो है वो स्टार्ट ही इंग्लिश से होगा। पहले होता था कि आपके जितने भी इवेंट्स होते थे वो आपके स्टार्ट होते थे उर्दू से, आपके कोई शेर से, कोई नज़म से, कोई आप स्टार्ट करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि फौरन जितने भी आपने अगर एंकर भी बुलाना तो आपका इंग्लिश से ही स्टार्ट होगा। वो चाहे वो प्रोग्राम सराइकी का ही क्यों ना हो, उसमें आधी से ज्यादा हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो नहीं, बिल्कुल समझ से बाहर है कि जो है ना हमारा जो असल बात यह है कि बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा आपकी बात से कि लैंग्वेजेस बिल्कुल अपनी जगह पर एक उनकी इंपॉर्टेंस है। हाँ जी। उसकी अहमियत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसमें तरक्की नहीं की जा सकती अपनी ज़बान में। ऐसे ही है। उसकी मिसालें बेशुमार बिखरी पड़ी हैं। आप जर्मन को देख लें, आप जापान को देख लें, आप चाइना को देख लें, रशिया को देख लें। वो जब भी हमारे मुल्क आते हैं, वो तो इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है ना, अपनी ही जुबान में उन्होंने अपनी ही ज़बान में तरक्की की है, इल्म अपनी ही ज़बान में हासिल किया है। और मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर तरीका। हाँ, लैंग्वेज के लिए एक अलग सब्जेक्ट है। लैंग्वेज जो सीखना चाहता है उसके लिए मैदान खुला है, यूनिवर्सिटी खुली है, वो इंग्लिश सीखें। उसके अलावा और जितनी भी ज़बानें हैं आजकल, जिन जिन ज़बानों में तरक्की की है, जिन ममालिक ने तरक्की की है, हमारे यहाँ यही सिस्टम था ना बड़े सगीर में कि पहले जो है वो हिंदी या संस्कृत बोली जाती थी, बाद में फिर उर्दू हो गई, उर्दू के बाद फिर उर्दू से पहले जो है वो ईरान की तरफ से इनका रुख हुआ तो पर्शियन शुरू हो गई, तो अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शुरू हो गई। तो ये है कॉलोनियल लैंग्वेज, मैं इसको कहता हूँ। तो बाकी ये है कि ये जरूरी नहीं है कि तरक्की जो है ये तरक्की की लैंग्वेज है। तो बिल्कुल आप अपनी जुबान में तरक्की कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप भी इतने मुल्कों में घूमे, थोड़ा सा आपको भी कभी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, कभी कभी हो जाता है, हो जाता है। जी बिल्कुल। कितने मुल्कों में घूम चुके हैं? मैं बहुत से मुल्कों में गया हूँ। दुबई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और मिस्र है,
इन मुल्कों में हूँ, पाकिस्तान फ्लैग के साथ गया हूँ। सही है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने मुल्कों में जाकर, अपने परचम को साथ लेके जाकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रेस में जाऊँ, कपड़ों में जाऊँ, बट वहाँ पे अलाउ नहीं करते हमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमें अलाउ नहीं करते। अच्छा। अगर अलाउ करें तो मुझे पाकिस्तान ड्रेस अपना अच्छा लगता है, और पाकिस्तान फ्लैग के साथ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान फ्लैग लेके जाऊँ हर जगह, मेरा दिल करता है। तो फिर जब लोग आपको देखते होंगे तो फिर क्या कुछ कहते भी हैं? कुछ लोगों का वहाँ का रिएक्शन क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज का अपना ही उनके लोगों के रिएक्शंस होते हैं ना, रिस्पॉन्स देते हैं। जी बिल्कुल, जो अरबी देखते हैं तो वो कहते हैं अरबी में क्या हाल है पाकिस्तानी, क्या हाल है आपका पाकिस्तानी, आना पाकिस्तानी, यानी कि मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान से हूँ। और जो पाकिस्तानी भाई हैं वो देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग बंदा हर जगह लेके घूमता है। और मेरी गाड़ी के पीछे, ज़्यादातर मैं यूएई में रहता हूँ, तो गाड़ी के पीछे पाकिस्तान का फ्लैग लगा होता है। अब तो वहाँ की पुलिस थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, नहीं लगाने देती। अच्छा। तो पहले मैं लगा के रखता था हर टाइम। सही। अब मैं फ्रंट सीट पे, मिरर पे, ऊपर डैशबोर्ड पे पड़ा होता है कभी कभी। जी सही। अच्छा ये बताएं, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं आगे? आगे प्लान तो बहुत हैं, अगर पाकिस्तानी हुकूमत साथ दे तो ठीक है। मेरा इरादा बुर्ज खलीफा का था इस साल, तो इस साल मैं पाकिस्तान में हूँ, नहीं हो सका कि पाकिस्तान पे मैंने बुलंद करना है पाकिस्तान का फ्लैग। वहाँ पे किसी ने पहले नहीं किया बुलंद फ्लैग। मेरा दिल है कि विश है। तो जो मेरा ओनर है वो पूछता है कि आप इतने मुश्किल काम क्यों करते हो, कोई नॉर्मल सा कर लो, केक वगैरह काट लो अगर आपने सेलिब्रेट करना है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक अनोखा काम करूँ, कुछ नया हो, जरा डिफरेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा केटू का भी इरादा है, वो बुर्ज खलीफा करके फिर केटू का इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, चलो माशाल्लाह, अल्लाह मतलब ने इरादे आपके बड़े बड़े हैं। जी जी। तो ये अच्छी बात है, इंसान को हमेशा अच्छी और बड़ी सोच रखनी चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ये खुद एतमादी जो है ना, ये इंसान को बड़ा मजबूत करती है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर खुद एतमादी है कि आप ये कर सकते हैं तो इंसान डेफिनेटली उसको कर जाता है। और अगर कहीं आप डामाडोल हो, कंफ्यूज हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाए ना, थोड़ा सा भी, वो मुकम्मल हो जाएगा 100%। अच्छा, जब ये प्लान किया था स्काई ड्राइव का तो थोड़ा सा हुआ था कि अच्छा यार नहीं करता या प्लान? दोस्तों ने डराया था बहुत कि ना करो, वो तो डरपोक हैं ठीक है। वो तो पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं लेके अब निकलते बाहर के, पुलिस ना कुछ कहे, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा रोका था कि ना करो ना। पर मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो सोच लूँ मैं करता हूँ। तो अच्छा, पैराशूट का भी होता है ना, कुछ लोग ये भी सोचते हैं अच्छा पैराशूट ना खुला या ना हुआ, क्योंकि एक डर और एक खौफ तो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पैराशूट ना खुला तो बंदे की डेथ हो सकती है। तो नीचे समंदर होता है, पैराशूट ना खुला तो समंदर तक जा सकता हूँ, समंदर में मुझे तैरी वगैरह नहीं आती। अच्छा, स्विमिंग नहीं आती मुझे। ये तो फिर आपको सीखनी चाहिए ना जी क्योंकि जो आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे तो ये भी आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्विमिंग आती नहीं है बिल्कुल मुझे। सही। तो अच्छा, घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा कि अच्छा मुझे ये मैं करने जा रहा हूँ? घर वालों को बताया भी होगा। घर वालों की तरफ ये रिएक्शन था कि जैसे सैकी में कहते हैं, अम्मा जी कहती थी कि तुम करे से मैं तेरे को पूछा तू जो पाकिस्तान आते तेरे को मैं जुतियां भरे था सैकी में कहते हैं। तो मामा ने बड़ा रोका कि ना करो, फादर ने भी रोका ना करो। तो मैंने कहा मैं करूँगा आपकी दुआओं के साथ। तो रोने बैठ गई अम्मी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं कर रहा, अच्छा आप ना रो। फिर बाद में जब मैंने कर दिया तो मैंने वीडियो सेंड कर दी। अच्छा। हाँ, फिर खुश हुए बाद में। मैंने कहा पहले रो रहे थे, अब खुश हो रहे हो अच्छा, माओं का दिल ना वैसे ही बड़ा नरम होता है। जी बिल्कुल। तो वो बच्चों को तो कभी भी इस तरह की इजाजत नहीं देती जहाँ वो समझती हो कि यहाँ मेरे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स का ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़ा खुश तो हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो डर भी रहे होते हैं कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसका एक अपना वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है आपकी? दोनों के साथ। अम्मा अब्बा के दोनों के साथ? दोनों के साथ है। सही। और कितने बहन भाई हैं आप? हम तीन सिस्टर हैं, 4 ब्रदर हैं। अच्छा, तो उनमें भी ये जोश जज्बा है या सिर्फ आप में ही है? बस मेरे में ही है। आप में ही है। मैं कहता हूँ कि निकलो पाकिस्तान का फ्लैग लेके। हाँ। बस वो रहते हैं, घर रहते हैं, मैं ले जाऊँ तो जबरदस्ती बोल जाते हैं। सही जी ठीक। अच्छा सर, जिस तरह हम बच्चों के हवाले से बात करें कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसी की जाए, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाए? सबसे पहले तो ये है कि वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए चीन जाना पड़े। ये उस वक्त का अरब और चीन का फासला देख लें, वो दौर देख लें।
जब सफ़र एक शहर से दूसरे शहर होता था तो कहा जाता था कि जी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, मुलाकात आखिर कर लेते हैं। तो उस वक्त भी इल्म के लिए इतना वो था। दूसरा ये कहा जाता है कि सबसे पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। जी बिल्कुल ऐसे है। तो हमारे यहाँ इस पर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कोशिश की जाती है कि बच्चा घर में पहले तो इसको उल्टे सीधे इस तरह की लैंग्वेज सिखा दी जाती है कि हमने इसको बनाना ही अंग्रेज़ है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि हमें इसको सिलेक्शन ये की जाती है जब बड़ा बच्चा प्ले ग्रुप में जाने के काबिल हो जाता है या नर्सरी के काबिल हो जाता है तो हम नज़दीक तरीन देखते हैं कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। वो चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है अदारा या नहीं दे रहा, हम उसको इस कोशिश में इस फटीक से कि जी उसको बच्चे को भेजना पड़ेगा, दूर लाना पड़ेगा, उससे हम कोशिश करते हैं कि नज़दीक तरीन जो है उसको दाखिल करा दिया जाए। ये रुझान बड़ा गलत है। ये फिर हम ये नहीं देखते कि बच्चे का अपनी टेंडेंसी अपनी उसकी तरफ राग़िब है भी सही या नहीं है। तो हम ये चीज़ नहीं देखते, बच्चों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं ना कि हम लोग अपनी क्लासेस को इम्पोज। वो तो ये सूरत हाल है, आप खुद भी जानती होंगी कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे यानी 6 साल का 5 साल का तो इतना बड़ा बैग है, इतना होमवर्क उनको मिलता है, इतना उनको काम मिलता है, वो लगे होते हैं सुबह से लेकर बच्चा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। मैं हमेशा से इस चीज़ का नाकद रहा हूँ कि बच्चे को एक तो हम 3 साल की एज में हम उसको बच्चे को प्ले ग्रुप में भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसी मैं अभी आपसे पहले हमारे 5 साल से पहले 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, वरना बच्चा फेडअप होता है तो तालीम से और भाग जाता है। आप क्या समझते हैं बच्चे की कौन सी बेहतरीन एज है कि आप उसको कम से कम उसकी एज एक तो उसका हक नहीं छीनना चाहिए, उसका चाइल्डहुड नहीं छीनना चाहिए, उसका बचपना ना, उसका खेल, उसकी मासूम सी वहीं पर उसने सीखना है। वो भी एक सीखने का अमल होता है बच्चे का। जब वो बाहर जा रहा होता है, जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है कि ये क्या है वो क्या है, तो हम अक्सर औकात उस बच्चे को ना चुप करा देते हैं या उसको सही तरीके से लेते नहीं है उसकी, हालांकि वो सीखने के अमल से वो भी पढ़ रहा होता है। तो ये उसको 5 साल कम से कम जो है वो घर में रहे और घर के ही मदरसे से, माँ से, बाप से, यही असातिज़ा है ना, बहन भाई उसके, उसका माहौल वो है, उसमें उसको रहना चाहिए और उसका ना सिर्फ बचपना छीना जाए बल्कि उसको वहां से फिर वो उस पर बोझ ना लादा जाएगा। ऐसा ऐसा उसको फिर ऐसे अदारे से प्ले ग्रुप में ले जाया जाए, कुछ नहीं होता। अगर एक बच्चा 6 साल की एज में, मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात हैं कि जो बच्चा 6 साल का स्कूल में गया ना नर्सरी में, सही, वो बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बात हो रही थी हमारी कि बच्चों को किस तरह किस एज में जो है वो स्कूल में दाखिल कराना चाहिए। जी मैं जैसे बता रहा था कि बच्चे की सही एज जो है वो तो है जी 5 साल। अच्छा, फिर ये ना आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है अब तो हर घर का फर्ज जो है वो कमाने वाला है, ठीक है। फिर ये होता है कि टाइम नहीं होता तो उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी ये होता है कि अच्छा बच्चे को जैसे 3 साल हुए तो बच्चे को आपने फौरन चलो ठीक है कुछ टाइम आपने बच्चों के साथ जो है वो स्कूल में गुजार लेंगे, फिर आपने जो है शाम को या दोपहर में जैसे ही आप घर आते हैं तो आप तब थोड़ा सा टाइम बच्चों को दे पाते हैं। ऐसा मेरे ख्याल तो वो भी बहुत बड़ा कम हो गया कि बच्चों को टाइम देना। जी इसमें भी ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे माशरे में। अब ये भी बड़ा मसला है कि अब तो पेरेंट्स दोनों ही वो कोशिश में होते हैं कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें, लेकिन इससे ना हमारी जनरेशन जो है वो बड़ी सफ़र कर रही है। फिर चलो बैरूनी ममालिक में अगर ये चीज़ है तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है। प्ले ग्रुप जो बने हुए हैं, जो प्ले ग्रुप से या बच्चे अपना डे केयर जो वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ भी तालीम का और तरबियत का ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, ना हम ख्याल रखते हैं ना ही ऐसा कोई अदारे हैं। अच्छा, प्राइवेट इदारे सर बने हुए भी हैं
तो वहाँ पर आपकी बच्चों की टेक केयर के लिए आपको अलग पे करना पड़ता है ये ना। अच्छा, आपको उसके लिए भी बहुत सारी आपको चीज़ें जो है वो आपको अरेंज करनी पड़ती हैं, फिर उसमें भी आप एक स्कूल की फीस भी पे कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर के लिए भी आपको पे करना पड़ रहा है। उसकी तरफ भी मैम ये सूरत हाल है कि या तो ये हाईली जो लोग हैं, पेइंग लोग जो हैं, जो अच्छा कमाने वाले लोग हैं, वो तो इस तरह के अदारे, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन वाले, तरबियत वाले अदारों को अफोर्ड कर लेते हैं। हाँ, और जो नहीं कर सकते अमूमन कोशिश की जाती है कि घर में कोई नानी या दादी रख ली जाए, और वो जो है ना बच्चों को जो है ना जी मारे पीटे जैसे भी करे, उनको फीडर बनाए और वो रखे, या फिर दूसरे महीनों में अगर वो थोड़ा सा बड़ा है बच्चा, उसको नज़दीक के स्कूल में जमा करा दिया जाए ताकि वो आधा दिन तो वहाँ रहे। वहाँ भी वो क्या सीखते हैं? कुछ भी नहीं है, उन अदारों में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर वो दादी और नानी के हवाले होते हैं, तो उसका डबल नुकसान ये हो रहा होता है। एक तो वो जो माँ की गोद वाली तालीम थी, तरबियत थी, वो उससे महरूम हो जाते हैं। दूसरा वो मकसद भी हल नहीं हो पाता जो कि हम चाहते हैं कि जी वो वालिदैन तो कमाने गए हुए हैं, तो उसका वो माँ के उससे दूर हो गए दिन में, जब उनको माँ की ज़रूरत होती है, माँ उनको मुयसर नहीं आती, उनको मुलाजमा या दाया के हवाले से या वो नानी दादी के हवाले से जो बेचारी खुद दवाइयों के सहारे चल रही होती है, तो उसने बच्चे को क्या तरबियत देनी है? तो ये मैं तो समझ रहा हूँ कि ये हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है। तो हम उसको ना बच्चे को उसका हक ही छीन लेते हैं, एक बचपन छीन लेते हैं, दूसरा उससे जो है वो। अच्छा, तभी हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग फिर अब जाकर कहते हैं कि शायद हमारे बच्चों के साथ हमारा बड़ा गैप आ गया है। हाँ। वो इसी वजह से होता है कि जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। जी बिल्कुल। तो वो फिर जब एक टाइम आता है जब उनको उनकी जरूरत है, तो बच्चे फिर टाइम नहीं देते, वो तो ज़ाहिर है। हाँ, वो एक साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखें जी बात। अच्छा, फिर एक और सिस्टम है हमारे यहाँ, हम दीनी तालीम की तरफ ना हमारा अपना रुझान है। मैं ज़ाती तौर पर अपने आप की बात करूंगा, हम लोग लगे हुए हैं जैसे आपने कहा ना कि कमाई के चक्कर में, जो कि उन बच्चों को जब उनकी तालीम और तरबियत का वक्त होता है वो गुजर जाता है, उस पैसे को ज़िया ही करते हैं वो बच्चे। उसके बाद वो हमने जो जनरेशन पैदा की है, अब मौजूदा जो निसाब तालीम चल रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है, इसमें सारे के सारे वो बच्चे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इखलाकी तालीम या दीनी तालीम से बहरामंद होते हैं। वरना तो इस चीज़ का बड़ा फुकदान हो गया, जिसकी वजह से हर वालिदैन, हर आदमी ये गिला करता पाया जा रहा है, ये मेरे बच्चे गुस्ताख हैं। हमने उनको दिया कि हम ये नहीं सोचते, हमने उनका जो सीखने का पीरियड था वो तो उनसे छीन लिया, हम तो कमाई के चक्कर में लगे रहे। वो फिर जहाँ जिनके हवाले होते हैं, जैसी उनको इखलाकियात सिखाई वो लोग सिखाएंगे, तो उन्होंने तो वैसे ही बर्ताव करना है ना, उनको क्या पता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब असल में पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है जी, बड़ा। वो फिर जाहिर सी बात है, वो जब चीज़ें एक बच्चा नहीं ले पा रहा होता तो वो अपने आप को महरूम समझता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी। अच्छा, टीचर्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी जी। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे टीचर्स भी जो है उस तरीके से, जैसे कहते हैं रूहानी माँ बाप होते हैं टीचर्स, लेकिन आजकल हम देखते हैं टीचर्स और बच्चों के दरमियान भी बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तो मैम बात सूरत हाल ये है कि बच्चे ने स्कूल लेवल का जो बच्चा है उसने 5 घंटे गुजारने हैं, उसके बाद बाकी का टाइम वो या ड्राइवर के हवाले है या मुलाजिम के हवाले है या घर, वो जहाँ जो तरबियत गाह असल तो उसका घर है ना, उसका माहौल है, एटमॉस्फेयर, उसका मोहल्ला, उसके दोस्त, उसके साथी। तो उसके बाद ये टाइम गुजर जाए या वो कॉलेज साइड पे आते हैं, तो वहाँ पर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तालीम के अलावा उनको करने को, और आज़ादी भी हासिल होती है। कुछ इसमें कोई शक नहीं है, असातिज़ा का भी इसमें है, वो गैप पैदा हो जाता है। वैसे भी ये जो स्लोगन है मार नहीं प्यार, मैंने तकरीबन 26 साल एजुकेशन के महकमे में गुजारे, तो मैं नहीं समझता कि मेरे किसी कुलीग ने या मुझसे या किसी से हमने किसी को अपाहज कर दिया हो बच्चे को, किसी के हाथ पांव तोड़ दिए हों, किसी का ऐसा कुछ किया हो। लेकिन उस दौर में, उस मार नहीं प्यार के अलावा के दौर में बच्चों को कम से कम असाजा जो है वो ये गैप नहीं था, एक एहतराम और इज्जत का ज़रूर होता था।
लेकिन जब से ये सिस्टम आया हुआ है, एक तो वो जैसे आप बता रही हैं कि घर के उसके वहाँ का माहौल भी ऐसा लेकर आए हैं, फिर वो कॉलेज या स्कूल आए हैं, वहाँ असातिज़ा भी डरते हैं, असातिज़ा भी डरते हैं कि ये कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ इसका, क्योंकि अदम बर्दाश्त बढ़ गया है ना, अब बच्चों में भी उस तरह का रिएक्शन नहीं होता कि वो गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है ना। एक सहूलत दी गई ना कि देखो जी फलां मुल्क में जो कौन सजा देता है, बगैर सजा के वो लोग तरक्की नहीं कर रहे, ऐसा है। लेकिन ये भी तो देखा जाए कि उसका फायदा था, उसका गलत भी तो इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल उल्टा असातिज़ा को बच्चे आंखें दिखा रहे हैं, ये भी चक्कर है। तो ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी जाए खत्म हो, जनरेशन जहाँ जा रही है, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, मैंने एक लेक्चर लेना था ले दिया, एक सब्जेक्ट पढ़ाना था, एक मजमून पढ़ाना था पढ़ा दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो हर आदमी ने अपनी इज्जत भी बचानी है, ये चक्कर भी हो गया है। वो गलत भी था, मैं ये भी बात भी कह रहा हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा वो था, ये असातिज़ा के ऊपर डिपेंड करता था कि हम असातिज़ा किस तरह रोल प्ले कर सकते, किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि मैंने 26 ईयर्स जो है जॉब की है, तो मैंने नहीं देखा कि मेरे किसी कुलीग ने किसी बच्चे को अपाज कर दिया हो, किसी को अंधा कर दिया हो, किसी को। मेरे ख्याल में जो टीचर जो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को कि वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह बेहतर तौर पे अंजाम दे सकते हैं, तो वो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड ही करते हैं, ताकि उनको ये होता है कि चले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके में भी बेहतरी आ सके, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो सके, ताकि वो कल को याद भी करें कि हम इस टीचर के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा ये कि ये सारी बुराइयां भी नहीं है, हाँ सारी बुराइयां भी नहीं है, बहुत अच्छी जनरेशन, बहुत अच्छे लोग भी आगे आ रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। अवेयरनेस का दौर है, क्या कहते हैं इसको, ये अब तो जो है ना ये दौर कंप्यूटर इरा से भी आगे आ गए हम तो, अब तो सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, अब तो बहुत आगे चले गए हैं। इसका ये भी हो गया है कि तालीम बहुत ज़्यादा हासिल करने से हमारे पास जो है वो वे ऑफ अर्निंग नहीं रहे। अब एजुकेशन शुरू से ही हमारी जो है ना कमाने के लिए होती है, ऐसे ही है। हमारी तो कमाने के लिए ये ने की करना है, हाँ ये कड़वा सच है कि जी इसने क्या करना है पढ़ के, हमने वही पढ़ना है जो हमने भाई हमने अफसर बनना है, या हमने जो है ना जी कोई इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, यानी कमाई के लिहाज से। तालीम बराए सनद या डिग्री है, तालीम बराए एक अच्छी कौम या जनरेशन या अच्छा इंसान के लिए नहीं है हमारे इसमें। ये भी एक बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट जो है गलत हो गया हमारे उसमें कि जी ये जो दुनियावी तालीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोजी के लिए है, रोजी कमाने के लिए। मजीद भी आपसे जाना ही है। अच्छा ये बताएं कि जाहिर कितना टाइम पाकिस्तान रहते हैं और पाकिस्तान से फिर बाहर टाइम गुजारते हैं? अब मैं 3 ईयर बाद आया पाकिस्तान में। अच्छा। और वहाँ भी रहता हूँ, इधर भी रहता हूँ, दोनों साइड पर, कभी इधर कभी उधर। सही। तो यहाँ पर भी मिस, जब बाहर जाते होंगे जाहिर सी बात है, यहाँ पूरी फैमिली यहीं पे मौजूद है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बिग ब्रदर उधर है, अच्छा, दुबई में है, और बाकी फैमिली यहाँ पर है मेरे। चले एक बार वहाँ पे आपके साथ मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी होता है थोड़ा सा हो जाता होगा, अच्छा यार मेरा भाई तो है। मिलते हैं हम 1 वीक में, अच्छा, एक दफ़ा मिल लेते हैं दोनों भाई, बैठ के खाना खाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो अपने काम पर, जॉब पर, मैं अपनी जॉब पर। जी। अच्छा ये बताएं खाने पीने में क्या पसंद है? खुद बाहर कुकिंग करते हैं या नहीं? मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं बनाने आती चीज़ें। अच्छा क्यों? मैं कहता हूँ ये लेडीज़ के काम है, मुझे कोई चीज़ बनाने भी नहीं आती। मैंने एक दफ़ा बनाए थे आलू गोश्त और अच्छा, सारा का सारा जल गया। मतलब तो कुकिंग वाली साइड पे आपकी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट होता है, फिर थकावट होती है, तो इसलिए ना नहीं बनाते, हम होटल से लेते हैं बात। नहीं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जो टाइम गुजरा है जो पाकिस्तान में, उसको किस तरह एंजॉय किया? उसको दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ, फैमिली को थोड़ा टाइम दे देते हैं, दोस्तों को दे देते हैं। आपको बड़ा कम टाइम मिलता होगा ना फैमिली के साथ स्पेंड करने में, ये भी बड़ा जरूरी है कि आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, फैमिली को भी देना पड़ता है और फ्रेंड को भी देना पड़ता है। फ्रेंड को ना दें तो वो नाराज हो जाते हैं, काफी अर्से बाद फिर पाकिस्तान आते हैं, इसलिए। सही है। तो फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा आपका टाइम गुजरता होगा? जी जी, रात के नाइट टाइम 12 बजे 1 बजे तक रह जाते हैं। सही है। तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब ये किया आपने? दोस्त यही डरा रहे थे मुझे कि ना करो। जो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान वालों को भी बताया हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा कि
ये जोक कर रहा है, नहीं कर सकेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ही बात है, कहाँ से अरेंज करेगा हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का, कहाँ से पैराशूट का अरेंज करेगा। तो सब कुछ हो गया था, तो जब मैंने किया उनकी आंखें खुल गई। अच्छा, ये होता है ना, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, फिर आपको हौसला देने वाले बड़े कम लोग होते हैं, एक भी नहीं गिने चुने लोग होते हैं जो आपको हौसला देते, नहीं यार तुम कर सकते हो, जी तुम करो। बिल्कुल, वहाँ पे एक भी नहीं था जो मुझे हौसला दे रहा हूँ। मुझे सारे डरा रहे थे कि ना करो ना करो, डेथ हो जाएगी, काम बहुत डेंजरस है। लेकिन आपका एक जज्बा था, एक जोश था, एक मोहब्बत थी अपने वतन के लिए। बिल्कुल, तो वो आप वो कर लिए। जैसे मैंने अभी बात की थी, ये खुद एतमादी थी ना आपको अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जोश जज्बा पाकिस्तान के लिए बचपन से ही है। वो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कोई इवेंट हो पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ, करता रहता हूँ मैं। सही है। तो वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तो फिर अब आपको बड़ा जानते होंगे, पहचानते होंगे। जी, जानते हैं, दावत वगैरह भी देते हैं, चल के जाते हैं उनके पास, तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास आप चल के आए हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे हमारे पास, तो जाते हैं, उनका दिल खुश होता है। कैसी फीलिंग होती है ये अपनी? बड़ा खुश होता हूँ कि अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलता हूँ कि वो मुझे दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो मैं जाता हूँ, वो भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। सेल्फियाँ लेते हैं फिर मेरे साथ वो। सेल्फी लेने का भी अपना एक क्रेज होता है ना, अच्छा, बड़ा आपको अच्छा फील हो रहा है कि अच्छा यार। बिल्कुल बिल्कुल, फेम भी मिलता है ना आपके साथ साथ। उनका गरूर हूँ मैं इस टाइम। ये काम किया है ना, तो पाकिस्तानी जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें फख्र हुआ है कि हमारा कोई तो पाकिस्तान का फ्लैग किसी ने तो जंप किया आउट ऑफ कंट्री में, वो भी, तो उन्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। वो कहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम रैली निकालोगे या ऐसा कुछ करोगे तो हमें याद कर लिया करो। याद करना चाहिए। तो फिर वो एक इंसान को देखते हुए दूसरे का भी जज्बा थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। चलो मैं फिर ये कुछ कर सकता, तो मैं भी कर सकता। मैंने लास्ट टाइम जब रैली निकाली थी तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ना सिग्नल तोड़ देते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो फाइन आता है, फाइन फिर वो मुझे आते हैं कि आप लेके आए थे, आप ही पे करो। सही, ये प्रॉब्लम होता है। फिर सारों को इकट्ठा नहीं कर सकता मैं। अच्छा, अच्छे दो दोस्त हैं, उन्हें मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, उन्हें समझा देता हूँ कि सिग्नल नहीं तोड़े और लाइन चेंजिंग ऐसे करनी है, इंडिकेटर लगाना। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये तो बड़ा मसला है, जब रैलियां, जैसे अभी कल के दिन पे ही काफी लोगों ने रैलियां निकाली थी, बड़ा रश था। अच्छा, फिर उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है कि आपको कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो वो रश में अगर फंस गया तो बस फिर उसका निकलना बिल्कुल बिल्कुल। कल पुलिस ने ट्रैफिक बंद कर रखा था, सारा रास्ते बंद कर रखे थे और बड़े लंबे लंबे रोड थे, ऐसे किसी की कोई मसला हो सकता है, इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह, तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो लोग रास्ता भी नहीं देते। बिल्कुल, ये भी बड़ा मसला है कि भाई अच्छा चले, कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आपने उसको फौरन रास्ता दे दें, और जब तक बहुत ज्यादा हॉर्न ना बजाया जाए तब तक रास्ता नहीं देते। हॉर्न तो ज्यादा उनके पास होता है जो आजकल के लड़के हैं, तू पै करते रहते हैं, उनके पास होता है ज्यादा। बाजे के बगैर जो है ना, वो जश्न आजादी हमारी जो है वो बिल्कुल अधूरी रह जाती है। सर, आपने जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट? जश्न आज़ादी जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस अदारे से मैं अब मुंसलिक हूँ, फूड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने बाकायदा फ्लैग का वो प्रोग्राम किया, फ्लैग कुशाई की, उसके बाद केक काटा। सही, 14 अगस्त का, और वर्कर्स के साथ हम सब लोगों ने सेम एक जैसा वो कौमी परचम जैसा लिबास पहना हुआ था, इवन के हमारे चेयरमैन साहब ने भी। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो बड़ा उन्होंने बताया आज़ादी के हवाले से, तो लोगों को बताया, हमने भी दोस्तों को बताया कि किस तरह आज़ादी हासिल की गई, इसमें हमारी कितनी कुर्बानियाँ थी, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बड़ा अच्छा रहा। फिर मिठाई तकसीम की और फिर साथ ही उनको छुट्टी दे दी गई, तो और भी ज़बरदस्त काम हो गया। छुट्टी तो छुट्टी का तो कंसेप्ट हमारे यहाँ ये यूँ बनता है ना कि छुट्टी तो थी 14 अगस्त, लेकिन हमने उनको बुलवाया ताकि वो घर जाकर, छुट्टी का मतलब ये होता है कि सोएं नहीं, हमने उन्हें बताया कि ये छुट्टी क्यों है उनको बुलवाया, बाकायदा परचम कुशाई की, बाकायदा उनको जो है केक खिलाए,
उनको यूनिफॉर्म पहनवाई अपने खर्चे पे। अच्छा, चले ये भी एक अच्छा है ना कि आपके एक दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत, आपका ये कि आप अपने वर्क, तो उनको उसका मकसद बताया कि भैया घर जाके सोना नहीं है, बल्कि अपने घर वालों को जाके ये भी बताना है कि आप जश्न आज़ादी का जश्न है, आज 14 अगस्त है, आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, ताकि उनको वो जब घर जाके मिठाई लेकर जाएंगे उनको पता होगा कि हाँ आज कोई इस दिन की कोई ये अहमियत भी है, सोना नहीं है। या फैमिली को लेकर के कहीं वो उस पे पिकनिक पे नहीं चले जाना। लेकिन निकलते हैं लोग, जाहिर बात है, तो हर बंदा अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट वो तो जी आप देख रहे हैं कि वो मुहर्रम के दिनों की छुट्टियां हैं, अब देखें कैसे अहम दिन है, कितने हमारी वो कुर्बानी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद का दिन होता है, तो उसमें भी हम लोग जो है ना नारायण कागान गए होते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी है ना। वैसे डिजिटल ने, सोशल उसने हमें जो है ना पता नहीं तालीम की कितनी मदारिज तय करा दी हैं, बहुत आगे वो हमें बुजुर्गों को कह रही होती है हमारी जनरेशन की, आपको नहीं पता। तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें नहीं पता, लेकिन उनको भी नहीं पता इन चीजों। बहुत सारी अच्छा हिस्ट्री में जाहिर बात है जो पेरेंट्स बता रहे थे, ये बताना जरूरी है। ये भी तो इल्म तालीम का हिस्सा है, तरबियत का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, हमारे माशरे की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना हर इंसान तालिब इल्म होता है, वो सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बड़ी अच्छी बात की, जाहिर बात है माँ और बाप दोनों जो हैं वो अपने बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकते हैं, और जो टाइम उनका बनता है उनको देना चाहिए। जो यही तो हो गया। हम वो उनको देते नहीं, उनका हक। फिर हम रोते हैं सारी जिंदगी बैठ के कि हमारे बच्चे जी गुस्ताख हैं, हमारे ये हमारा माशरे के साथ ये हो गया, इनको पता नहीं है, ये बाजों के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं, या ये सलेंसर निकाल के जश्न आज़ादी मनाते हैं। देखिए ना जी क्या कुछ हो रहा है। ये तो अब कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हुकूमत की तरफ से सख्ती की वजह से कम हुई है, वरना आप देखते हैं कि जश्न आज़ादी कैसे मनाया जाता था कि वो सलेंसर निकाल लेते थे, पूरी टीमें तैयारी होती थी पूरे, और जनाब रोडों पर जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो ट्रैफिक, ये भी तो एक तरबियत का हिस्सा है। हम और चीज़ें तो बाहर से लेते हैं, फॉरेन कंट्री से, तरक्की याफ्ता ममालिक से, ये है, हम ये चीज़ नहीं देते कि एक एम्बुलेंस है उसको रास्ता देना है, या एक हमने सिग्नल, यही बड़ी बात है ना, हमने सिग्नल का कैसे ख्याल करना है। तो लोग ऐसे सिग्नल, आपने जहाँ रुकना है आप वहाँ वहीं गाड़ी चला देते हैं। जो सिग्नल फॉलो कर रहा होता है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसे हमारा तो खड़ा है तो मतलब लोग बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखते। जो सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज लास्ट में यही देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में स्काई ड्राइव ओपन करें, ताकि पाकिस्तान अपना जोश जज्बा दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि आसमानों में बुलंद करें परचम। और पाकिस्तान हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में ओपन करें स्काई ड्राइव। सही, बहुत शुक्रिया सर। आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं ये चाहूँगा कि जैसे बात हो रही थी कि बच्चे को स्टार्ट से ही उसको ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके, अच्छा मुसलमान बन सके। बचपन से ही हम उसको मोबाइल पे लगा देते हैं, तो इसे ज़रा अवॉइड रखें, उसे परे रखें। उसने मोबाइल तो लेना ही लेना है। उसके मोबाइल ने हमारे खेल के मैदान उजाड़ दिए हैं, मोबाइल ने हमारी मेडिसन फैक्ट्रियाँ ज़्यादा आबाद हो गई हैं, ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटल आबाद हो गए हैं। मोबाइल के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके हमारे माशरे में इसके डिमेरिट्स ज़्यादा, नुकसानात बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।